तो हेलो परिंदो, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो देखो, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्या, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो हुआ था। मैंने तुम लोगों को यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ा दिया है ना। कैसे लड़ाई हुई, कैसे क्या हुआ, कैसे कुछ भी, जितना भी सब कुछ हुआ ना, सब कुछ पढ़ा दिया है। अब सोच रहे होगे वो सब मिलेगा कहाँ? तो भैया जो वीडियो देख रहे हो, ये जो चैनल है बायोमन पॉइंट बायोमन, इस चैनल के प्लेलिस्ट पर जाओगे और वहां पर प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 10th हिस्ट्री। और ओकरे जब हिस्ट्री टच करोगे ना, तो उधर ही सब वीडियो पार्ट बाय पार्ट पड़े हुए हैं। ठीक है, तो 2 पार्ट हैं, उनको देख लो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुविकल्पी प्रश्न के बारे में। ठीक है, और देखो, मुझे भरोसा है कि तुम लोगों ने वो वीडियो देख के रखा है। अभी तुम लोगों को धोता हूं, कैसे धोऊंगा कि तुम लोगों को याद होगा नहीं। नेपोलियन लड़ाई कब लड़ा, नेपोलियन शासक में कब आया, है ना, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, उस चित्रवा को कौन बनाया था, है ना। अभी बताता हूं, रुको। चलो, तो पढ़ने के वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री, क्लास 10th इतिहास का जो चैप्टर 1 है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसके आज हम सभी बहुविकल्पी प्रश्न के बारे में बात करेंगे, यानी कि एक एक क्वेश्चन आपके कंप्लीट होने वाले हैं यहां से। ठीक है, देखो ये है हमारी क्वेश्चन बैंक। और क्वेश्चन बैंक में बहुविकल्पी देखो आए कहां से हैं। जितना हम पढ़ाए दिए उतना बहुविकल्पी आ गए, उससे कम बहुविकल्पी आए। हम सोच रहे थे यार इससे ज्यादा काहे नहीं आ गए, इससे ज्यादा आ गए होते तो अपने हमरे मजा होता, है ना। चलो, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, बड़े प्यार से सुनना, ठीक है, देख लो ऐसे। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि इनमें से किस वर्ष में फ्रांस की नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, उसका उदय कब हुआ। यानी कि क्या है, फ्रांस में नागरिक संहिता, बताओ, फ्रांस में नागरिक संहिता। और फ्रांस में जो नागरिक संहिता थी उसको हम लोग नेपोलियन की संहिता के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेपोलियन की संहिता, संहिता का उदय कब हुआ। नेपोलियन चाचा जब आए अपने शासक में, है ना, शासन करने, तो वो राजा थे वहां के, कहाँ के, फ्रांस के, है ना। तो नेपोलियन क्या था, फ्रांस का राजा था, और उसको सब लोग बॉस मानते थे, ये बॉस है भैया। नेपोलियन के लिए 2 गिलास पानी पीना है, सब लोग सिर्फ 2 गिलास पीते थे। और कोई बच्चा बोल 3 गिलास, तो नहीं, नेपोलियन बोल गया सिर्फ 2 गिलास। ठीक है, तो क्या होता था, नेपोलियन ने एक संहिता ला दी कि यूरोप के लोग ऐसे करेंगे, वैसे रहेंगे, इस तरह से करेंगे। ठीक है, इतने घर में रहेंगे। यूरोप के लोग बोले अच्छा ठीक है, नेपोलियन बॉस है, नेपोलियन राजा है, तो नेपोलियन जो कहे उसकी बात को मानो। तो नेपोलियन, यूरोप में रहने वाले देश के लोग, फ्रांस में, वो लोग मानते थे नेपोलियन को, है ना। नेपोलियन को एज अ गॉड मानते थे वो लोग। अब तुम लोग पता है कि जो गॉड, ईश्वर, अल्लाह, भगवान जो बोलेगा सब लोग वही करते हैं, है ना। तो क्वेश्चन क्या है, मेन क्वेश्चन पर फोकस करें कि जो फ्रांस में नागरिक संहिता आई थी, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था कि फ्रांस में नागरिक संहिता कब आई थी, या नेपोलियन संहिता का उदय किस सन में हुआ था। 4 ऑप्शन दे रखो, मेरे दिमाग में चल रहा है, सबको याद आ रहा होगा। 4 ऑप्शन दे रहा है, 1800, 1802, 1804, 1806। बताओ बताओ कब हुआ था। 1800, 1804, 1802, 1804, 1806। तो बिल्कुल सही बोल रहे हो, 1804 में हुआ था, 1804 में। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन को याद करके रख लेना। कौन सा क्वेश्चन है कि नेपोलियन की संहिता का उदय कब हुआ था, तो वो हुआ था 1804 ईस्वी में। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक कौन है। बताओ, इतना प्यारा सा क्वेश्चन, यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक। 4 ऑप्शन बोले दे रहा हूं, ठीक है, बताओ। यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक, जब मैं आपको लेक्चर पढ़ा रहा था, 2 लेक्चर लिया, वहां मैंने आपको पढ़ाया कि यंग इटली आई, है ना। यंग इटली एक सोसाइटी का एक संस्थापक था, उन्होंने किया था, इसकी संस्था रखी थी। ठीक है, जैसे हम लोगों ने मिलकर क्या रखा, बायोमन पॉइंट रखा, उसके अंदर बहुत ढेर सारे टीचर्स आते हैं, पढ़ाते हैं ना, इस तरह यंग इटली सोसाइटी थी। ठीक है, तो देखो 4 ऑप्शन क्या है। पहला है गैरीबॉल्डी, ठीक है, दूसरा है बिस्मार्क, काबूर और मेजनी। ठीक है, बताओ, यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। सही बोल रहे हो,
मेजनी थे, ठीक है, ज्यूसेपी मेजनी, क्या थे, मेजनी। चलो, यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक क्लियर है। थर्ड आते हैं, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? ऐसे क्वेश्चन पूछा जाते हैं बोर्ड में, ठीक है। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा, ठीक है, गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? बता सकते हो कि फ्रांस को कब गणतंत्र देश घोषित कर दिया गया? चार ऑप्शन दिए दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। 1815, 1830, 1848, 1771। जब मैं आपको लेक्चर पढ़ाया था तो वहां से पढ़ाया था कि जो राष्ट्रवाद है ना, जो क्रांति थी ना, वो सबसे पहले यूरोपीय लोगों में हुई थी। यूरोप में कहा? फ्रांस में हुई थी। हमारा भारत कब आजाद हुआ? 1947 में, ठीक है। 1947 में, क्लियर है ना? सही बोल गया ना? सही बोल जाता हूं मैं, कभी कभी ये गलत बोल जाता हूं, तुम लोग उसको वो कर देते हो, ब्लफ कर देते हो ना बहुत। चलो ठीक है ठीक है, देखो 1947 में क्या हुआ? भारत आजाद हुआ। 100 साल पीछे जाओ, 1847। 100 साल पीछे जाने के बाद उसमें एक जोड़ दो, 1847 प्लस 1 यानी कि 1848 में क्या हुआ था? फ्रांस को एक गणतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया था। यदि आपसे कोई पूछ लेता है कि फ्रांस को गणतंत्र राज्य कब घोषित किया गया है, तो बड़े प्यार से हंसते हंसते बता दो कि पहले भारत कब आजाद हुआ, बता दिया, ठीक है। भारत को आजादी कब मिली? 100 साल पीछे जाओ, गया, उसमें एक जोड़ दो, क्या हो गया? 1848 में, ठीक है, फ्रांस में गणतंत्र राज्य। क्वेश्चन अधिकतर बनता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस संधि के फलस्वरूप यूनान को एक राष्ट्र, एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की रूप के मान्यता मिली? ठीक है, जो यूनान है, यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की मान्यता मिली। मैं बिल्कुल इसको सिंपल से बता देता हूं। एक तो कुस्तुनतुनिया ऐसे कुछ बताया था ना, कुस्तुनतुनिया की संधि, उसमें क्या हुआ था? यूनानी लोग सारे लोग मिलकर के आए थे, है ना, एक स्वतंत्र यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए। वैसा कुछ बताया था ना, याद आ रहा है ना? लेक्चर देखो तो निश्चित है याद आ रहा होगा, ठीक है। यदि नहीं देखे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्लेलिस्ट दी गई है, और प्लेलिस्ट में जाकर के जाओ, लेक्चर को देख लो। बहुत अच्छी कहानी थी, नेपोलियन की कहानी। पर्वत में चढ़ गया बिना सैनिक का बताए, है ना। चलो क्वेश्चन क्या है, बड़े प्यार से पढ़ना, कि निम्न में से किस संधि के फलस्वरूप यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? नंबर 1 पेरिस की संधि, नंबर 2 वियना की संधि, नंबर 3 वारसारे की संधि, कुस्तुनतुनिया की संधि। कंफर्म है ना? बिल्कुल कंफर्म बोलो, सही बोल रहे हो। कुस्तुनतुनिया की संधि, ठीक है। कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा क्या किया गया कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया गया कि भैया अब तू स्वतंत्र है, तू कुछ हो कर, ठीक है, अपने दायरे में रह। देखिए सेकंड एक बहुत अच्छी चीज आती है, इसको मैं अपने लेक्चर में नहीं पढ़ाया था, ठीक है, यहां पर मैं बता देता हूं, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इससे, ठीक है। क्या है कि निम्न में से यह कथन किसका है? एक कथन आपको दिया जाएगा और उस कथन को पूछा जाएगा कि यह कथन किसका है, आखिरकार ये कथन किसने दिया था, है ना। जैसे हमारा कुछ कथन तुमका मिल गए, बोले कथन किसने दिया, तुम लोग झांस बोल दे बायोमन ने दिया था, है ना। इधर एक कथन और बोला जा रहा है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय में एक कथन आया था, उस कथन को बोलते हैं कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है। जब फ्रांस ऐसे करके अच्छी करता है तो बाकी यूरोप के जितने भी देश रहते हैं ना, उनको सर्दी और जुकाम हो जाती है। अरे बिल्कुल हो जाती है, हम मानते हैं कि फ्रांस में रहने वाला व्यक्ति जब, मतलब पूरा फ्रांस जब छींकेगा तो उसके ड्रॉपलेट्स क्या होंगे, पूरे यूरोप में बिखर जाएंगे। और जो छींक रहा है उसको क्या है, उसको हमने बायोलॉजी में पढ़ रखा है, राइनो वायरस हो गया है ना। राइनो वायरस प्लस कोरोना वायरस, सर्दी और जुकाम हो गई है, तो सारे यूरोप के देशों क्या हुआ, सर्दी और जुकाम हो गई। ये बायोलॉजी में कहाँ गए? अब मेन आ जाओ, मेन पॉइंट में आओ, कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप के देशों को सर्दी और जुकाम हो जाती है। ये कथन किसने कहा था? चार ऑप्शन आपके पास दे रखा था। मैटरनिक, क्या है, मैटरनिक, कावुर, बिस्मार्क, मेत्सनी। तो भैया ये फ्रांस छींके वीके वाला ये सब ना, इसका क्या मैटर है बताओ? जब फ्रांस छींकेगा तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम ये सब क्या मैटर चल रहा है बताओ? सही ऑप्शन क्या है? बिल्कुल समझ गए,
मैटरनिक, याद कर लेना, ठीक है। जब फ्रांस छींकेगा तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम होएगी। जब हम तुमका पढ़ाएंगे तो बाकी पूरे पूरे बच्चे पढ़ के बोर्ड को टॉप करेंगे। क्या मैटर चल रहा है, क्या मैटर है? यानी कि ये कथन किसने दिया था? मैटरनिक ने दिया था। किसने दिया था बच्चे? मैटरनिक ने। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आता है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? एकरे तो भैया हम ना बताओ तुमका। फ्रांस की क्रांति कब हुई इसको हम कभी नहीं बताएंगे। इतना सिंपल क्वेश्चन अगर हम बता दिए तो बेइज्जती हमार हुई जाए, वो भी डबल बेइज्जती हुई जाए, है ना। छोटी छोटी चीज याद न रहो ना पढ़ा पाओ तुमके। अगर एकरे तुम लोग ना बता पाए ना तो ना पढ़ा पाओ, तमाचा तमाचा लाल कर दे। कान खोल के सुन लेना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है। समझना, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ, ठीक है, जिस देश से पूछ रहा है। चलो पहला ऑप्शन आता है जर्मनी, ठीक है, जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? चिल्लाते चिल्लाते ना मूड खराब हो गया। किधर से हुआ है बताओ, फिर से बोल दूं? जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। सबसे पहले क्रांति कौन हुई थी? एक आती थी ना वे फ्रांसीसी ऐसे कुछ करके, क्या है बोलो बताओ? फ्रांसीसी क्रांति है ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ हुआ था, सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना हुई थी, वो आया था फ्रांस के लोगों में। यानी कि हम कह सकते हैं कि फ्रांस के लोग ना होशियार थे, बुद्धिमान थे, तुम्हारे जैसे पागल पोपट नहीं थे, है ना। फ्रांस के लोग, जब फ्रांस के लोग यहाँ से क्रांति की शुरुआत किए कि हमको क्या चाहिए, हमको एक स्वतंत्र राष्ट्र चाहिए, राजा वाजा कुछ नहीं चाहिए, है ना, एक लोकतांत्रिक देश चाहिए। सही है ना? लोकतांत्रिक, क्या उधर देख रहे हो? हमारी तरफ देखो, ठीक है। एक लोकतांत्रिक देश चाहिए, तभी यहां से शुरुआत हुई, फिर सब देश मांगने लगे। कॉपी करने में तो आगे, फिर अंतिम में बेचारा बचा भारत। भारत बहुत पीछे था, और यहाँ पर वो अंग्रेज लोग आके, गोरे लोग पहले से वो थे, लेकिन ठीक है चलो, हम लोगों ने मिलकर फिर आजादी दिलवा ली किसी तरह। चलो नेक्स्ट आ जाओ। 8वां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोलता है कि जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया? यानी कि बोल रहा है कि जर्मनी कब स्वतंत्र हुआ, जर्मनी को से एक स्वतंत्र राज्य कब घोषित किया गया। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1872, 71, 76, 1880। तो इसका सही ऑप्शन है 1871 में जर्मनी को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। पहले फ्रांस लड़ा, फ्रांसीसी क्रांति हुई, कब हुई तुम बताओ? फिर इसके बाद आया जर्मनी लड़ाई किया कि भैया महू का चाहिए, महू स्वतंत्र हो, तब वो 1871 में उसको भी एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। एक क्वेश्चन बनता है, इस क्वेश्चन को याद रख लेना। क्या है क्वेश्चन? कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? ठीक है, तो याद रखना 1914 में हुआ था प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ। 1914 में लोग सब बिल्कुल खौफियाए हुए थे लड़ाई के लिए। तुरंत आ जाओ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, चलो सेकंड आओ, नेपोलियन का संबंध किस देश से है? भैया हमारे देश से तो नहीं था, बिल्कुल कंफर्म है, बताओ। नेपोलियन का संबंध किस देश से, बता सकते हो? अरे बिल्कुल बता सकते हो। नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी सुन लिए, कहानी सुन के निकल लोगे का? नहीं निकलोगे ना। नेपोलियन कैसे चढ़ गए अल्पास में ऐसे? अब उनको बताया भी नहीं, सैनिक को बताओ नहीं, एक बार नहीं बताया कि हम अल्पास जा रहे हैं। सैनिक बोले ना भैया ना, हम तो ना जा रहे हैं, तुके जाना हो तो जा। नेपोलियन बोला, तो फाइनली क्या हुआ, नेपोलियन किसी तरह से अल्पास चढ़ा ले गया, है ना। तो चलो नेपोलियन की कहानी तुम लोग उसमें सुन रखे होगे, है ना, हमसे ज्यादा अच्छे तरीके से तुम मुझे समझा सकते हो। तो चलो क्या था कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था, बताओ। नेपोलियन का संबंध किस देश से था, बता सकते हो? उत्तर प्रदेश से था, मध्य प्रदेश से था, राजस्थान से था, जम्मू कश्मीर भूल ही गए, है ना। किस देश से था नेपोलियन का संबंध? सबसे पहले पढ़े हो, क्योंकि जब ये हिस्ट्री इसको पढ़ा रहा था मैं, तब नेपोलियन पहले ना गया था। किस देश से था बता सकते हो? तो चलो देखो, 4 ऑप्शन दे रखा है, जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। सही बोल गए। नेपोलियन किस देश से था? वो था फ्रांस से। ठीक है,
चलो 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? 11 नंबर बोलता है कि एक क्वेश्चन और था, मैं उसको छोड़ देख रहा हूँ क्या, एक सेकंड ना। फ्रेडरिक सरयू, फ्रेडरिक सरयू को आप लोग जानते हैं? फ्रेडरिक सरयू ने क्या किया था, इस चीज को याद रखना। वो जो पहले जो चित्र आया था ना, सभी देश आजादी पा रहे हैं ऊपर से, है ना, एंजल्स देख रहे हैं, लॉर्ड देख रहा है, जो भी है ना, तो उसको किसने बनाया था? ये क्वेश्चन है, हाँ, फ्रेडरिक सरयू। ये क्वेश्चन बनता है कि किस प्रसिद्ध फ्रांसीसी चित्रकार ने चार चित्रों की श्रृंखला बनाई? तो याद रखना 1848 में फ्रेडरिक सरयू ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। ठीक है, फ्रेडरिक सरयू नाम बहुत अच्छा, याद रखना। फिर आता है इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? बता सकते हो? इटली का एकीकरण, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? 4 ऑप्शन दे रखेंगे आपके पास। पहला है ज्यूसिपे गैरिबाल्डी, है ना, गैरिबाल्डी। ऑटो वॉन बिस्मार्क, नेपोलियन तो था नहीं। विलियम प्रथम, ये भी नहीं था। ऑटो वॉन बिस्मार्क, ये भी नहीं था। बचा क्या? बचता है ज्यूसिपे गैरिबाल्डी, है ना, ज्यूसिपे गैरिबाल्डी। ये था, कौन था? ये इटली का एकीकरण करवाने में इसका नेतृत्व था, मतलब ये नेता था। ठीक है, जैसे मोदी जी हैं ऐसे नेता था ये। ठीक है, चलो अब एक अंतिम क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन हम तुम लोगों से पूछ रहे थे ना कि फ्रांस की क्रांति कब हुई, कुछ लोग को नहीं पता था, है ना, पता था। मेन चीज वही है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बनता है, देखो घुमा के क्वेश्चन कैसे पूछता है। क्वेश्चन पूछ रहा है 1848 की फ्रांस राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ था? 1848 की फ्रांस राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ था? बताओ, इस डेट में क्या हुआ था 1848 में? बता सकते हो? 4 ऑप्शन दे रखता हूं, इसको बता दो। पहला है निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई, सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई, सैन्य शासन की स्थापना हुई, गणतंत्र की स्थापना हुई। बिल्कुल सही बोल रहे हो। 1848 में क्या हुआ था? फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हुई। ठीक है, किसकी स्थापना हुई थी? गणतंत्र की स्थापना हुई। तो सभी बच्चे ना वीडियो को तुरंत लाइक कर दो जल्दी से। और देखो बता दें, हमारा जो एक दूसरा चैनल है, उस चैनल का नाम है बायो अमन मोटिवेशन। डीमोटिवेट हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, है ना, किसी ने तुमको कायदे से ज्ञान दिया, डीमोटिवेट, अब हम फेल हो जाए, ये करब वो करब, उसके लिए हम लोग हैं बायोमन मोटिवेशन पर आप लोगों के लिए। ठीक है, तो वहां पर जाकर के वीडियोस को देखो। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि उदारवाद क्या होता है। तो बेटा देख लो, उदारवाद का मतलब होता है स्वतंत्रता। ठीक है, उदारवाद हमेशा याद रखना। उदारवाद वर्ड आता है कहीं पे तो उसके आगे चुपचाप डैश करके स्वतंत्रता लिख दो। ठीक है, डिफिनीशन क्या लिखोगे? उदारवाद शब्द का हिंदी रूपांतरण है कि, है ना, लिबरलिज्म। देखो, उदारवाद का अर्थ होता है स्वतंत्रता। नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था, जो नए मध्य वर्ग के लोग थे उनके लिए उदारवाद का क्या मतलब था? कि व्यक्ति की आजादी और कानून के समक्ष सबको बराबर रखना। जब मैंने उदारवादी वो पढ़ाया था, है ना, तो वहां मैंने आपको पढ़ाया था कि वो लोग क्या डिमांड कर रहे थे। वो लोग मांग रहे थे कि व्यक्ति को आजादी मिले और कानून के समक्ष सबको बराबर रखा जाए। ऐसा नहीं कि जो ऊंची जाति का लोग है वो कोई केस कर दिया तो ओकरे छोड़ दिया गया, और जो नीची जाति का केस कर दिया गया तो ये पूरे परिवार का भल लग गया, चला तो हुए रहा, है ना, ऐसा होता है। फिर आता है नारीवाद। क्या है नारीवाद? तो देखो, नारीवाद में हम लोग क्या लिखेंगे, इसकी डिफिनीशन में आप लोग लिखेंगे, समझ लो बस, कुछ ज्यादा कोई खास नहीं है, कि स्त्री और पुरुष को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकार, है ना,
सबसे पहले आप लोग देखेंगे, सबसे पहले महिलाओं का सर नीचे, है ना, घर से बाहर नहीं, शादी के बाद घर के अंदर, है ना, बहुत चीजें थी। क्या और भी बहुत चीजें हैं, मैं आप लोग बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। अब क्या है, नौकरी वोकरी तो सोच भी नहीं सकते। अब क्या है, धीरे धीरे उनको भी समानता दिया गया कि भैया अगर एक पुरुष कर सकता है तो महिला भी कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। इसलिए समानता का अधिकार, पढ़ने का अधिकार भी नहीं था पहले, लेकिन आज आप लोग देख रहे हैं, देख रही हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं। तो यही है कि नारीवाद क्या है कि स्त्री पुरुष को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकार और हितों का बोध नारीवाद कहलाता है। ठीक है, अब एक अगले लेक्चर में आएगा एक बायोअमनवाद। ठीक है, उसमें हम लोग कुछ नया कुछ डिस्कस करेंगे। तो देखो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ दिया है बहुविकल्पी प्रश्न के बारे में। ठीक है, अब इसके आगे के चैप्टर में हम लोग, है ना, कदम रखेंगे, पैर रखेंगे। तो उसके पहले सभी बच्चे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बता दें कि चैप्टर पढ़ करके उनको कैसा लगा है। ठीक है, तो चलो ठीक है, आज का वीडियो बस यहीं तक। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।